नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत में बाधा बनने वाले 300 से अधिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई तय। बिहार की राजधानी पटना में आयकर विभाग के एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी उस कार्रवाई का एक उदाहरण मात्र। ताकतवर आईएएस लॉबी के कारण प्रधानमंत्री के लैटरल एंट्री योजना स्थगित। नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत ओझा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सपनों का और इनके सपने को पूरा करने में आने वाली बाधाओं का। स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष यानी 2047 के पूर्व नरेंद्र मोदी भारत को विकसित देश बनाने का सपना देख रहे हैं। उनके इस सपने को पूरा होने में बहुत बड़ा बाधा वह तंत्र है जो आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। पूर्व की तुलना में उसमें भ्रष्टाचार का रोग और गंभीर हो गया है। नरेंद्र मोदी भी हार मानने वाले कहाँ हैं? उन्होंने अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाले बाधाओं को ही हटा देने का प्रयास और तेज कर दिया है। इस प्रयास के तहत भारत के भ्रष्ट नौकरशाहों की एक सूची तैयार की गई है। 4 श्रेणियों में तैयार उस सूची के आधार पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हाल ही में इसकी झलक बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली, जब आयकर विभाग के एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी सतत चलने वाले उसी कार्रवाई का एक उदाहरण मात्र है। उस अधिकारी की गिरफ्तारी का समाचार दबाने के प्रयास किए गए, लेकिन जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तब समाचार चारों ओर फैल गया। राजधानी से प्रकाशित होने वाले अखबार ने यह खबर दूसरे दिन छापा। अखबार के संवाददाताओं ने सूत्रों के हवाले से उस खबर को एक दिन पूर्व ही लिख दिया था, लेकिन दूसरे दिन खबर प्रकाशित नहीं हुई थी। बताया जाता है कि अधिकारियों के दबाव में ऐसा हुआ। सोशल मीडिया पर जब बात फैल गई तब दूसरे दिन अखबार ने प्रथम पेज पर उसे स्थान दिया। सूत्रों पर यदि विश्वास करें तो पूरे देश में 1000 करोड़ तक के बड़े घोटालों को अंजाम देने वाले मामलों में 300 से अधिक बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण हैं। बिहार और यूपी में भी ऐसे अधिकारियों की लंबी सूची है। बिहार में ऐसे 3 आईएएस अधिकारी हैं जो हवाला जैसे मामलों में बहुत जल्द फंस सकते हैं, जिनकी काली कमाई का इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क जैसे देशों में है। इनकी गिरफ्तारी में गठबंधन की राजनीति भी आड़े आ रही है, लेकिन पानी जब नाक के ऊपर आ जाता है तब कार्रवाई करनी ही पड़ती है। लालू यादव का उदाहरण हमारे सामने है। लालू यादव जैसे ताकतवर नेता भी बच नहीं सके थे, जबकि केंद्र में उनके अनुकूल सरकार थी। भारत में यह प्रचलित कहावत है कि पावर तो डीएम, सीएम और पीएम के पास ही होता है। यह कहावत लोकतंत्र की खोखली स्थिति तथा प्रशासनिक तंत्र की औपनिवेशिक मानसिकता का चरित्र दर्शाता है। दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक गलियारे में आज भी यह सुनने को मिल जाता है कि आईएएस अधिकारियों के सामने पॉलिटिकल लोग यानी मंत्रियों की एक नहीं चलती। अधिकारियों के सामने अपना काम कराने के लिए वे दांत निपोरते हैं। यह सही है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों पर लगाम तो लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से भारत का शासन संभालने वाले तंत्र की मानसिकता बदलने में वे अब तक कामयाब नहीं हो सके। औपनिवेशिक मानसिकता वाले तंत्र का विकल्प तैयार करने के लिए उन्होंने लैटरल बहाली की योजना बनाई, तो उस पर भारी बवाल शुरू हो गया। यह कहा जा रहा है कि उस बवाल के पीछे भी घाघ आईएएस लॉबी है, जिनकी बैठ विभिन्न राजनीतिक दलों में है और जिनके संबंध विभिन्न बड़े नेताओं से भी है। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधन और यहाँ के लोगों का निकृष्ट शोषण करने के लिए जिस प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया था वह आज भी जिंदा है। अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार चलाने वाले चेहरे तो बदल गए, लेकिन सरकार चलाने वाला तंत्र वही रहा।
उसकी मानसिकता नहीं बदली, यहाँ तक कि उनके आदर्श और प्रतिमान भी नहीं बदले। उनके आइडियल और उनके मॉडल वही हैं जो अंग्रेजों के समय थे। आजादी के 7 दशक बाद भी वह तंत्र भारत के नागरिकों को अपनी प्रजा ही मानती है। नीति व नियमों को ताक पर रखकर अपने सुख सुविधा की व्यवस्था करना, अधीनस्थों और सामान्य नागरिकों को प्रताड़ित कर अपने अहम की तुष्टि करना उनका स्वभाव बन गया है। स्वतंत्र भारत में प्रशासन की कार्यशैली पर एनडी गोरेवाला की रिपोर्ट की चर्चा जरूरी है। लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन नाम से आई उस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी लोकतंत्र स्पष्ट, कुशल और निष्पक्ष प्रशासन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि अधिकार की तुलना में जिम्मेदारी नहीं होने के कारण यह तंत्र निरंकुश, गैर जिम्मेदार सामंती व्यवस्था का पर्याय हो गया है। इसमें विशेषज्ञता विहीन एक व्यक्ति विशेषज्ञों का मार्गदर्शक बन बैठता है। भारत को यदि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है तो उसे अंग्रेजों की बनाई उस तंत्र को हिंद महासागर में फेंकना होगा। आजादी के बाद गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर प्रशासनिक सुधार का सुझाव दिया था। राजेंद्र बाबू के समक्ष कई ऐसे शिकायतें पहुंची थी जिसमें प्रशासन को लेकर के उनकी चिंता थी। सुझाव के बाद नेहरू ने 1952 में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए एक अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एपेलबी को अपने यहाँ बुलाया, भारत में बुलाया, उन्हें नियुक्त भी किया। एपेलबी ने भारत में सर्वेक्षण कर लोक प्रशासन में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिसमें विशेषज्ञों की भूमिका प्रमुख थी। मतलब प्रशासनिक महकमे में, प्रशासनिक तंत्र में विशेषज्ञों को लाया जाना चाहिए, ऐसी उनकी अनुशंसा थी। उसी समय वामपंथी रुझान वालों ने उनके सुझावों का विरोध शुरू किया। वामपंथी रुझान वाले नेहरू को वह सुझाव शायद रास नहीं आई। उनके सुझाव पर कोई अमल नहीं हुआ। जनता जस की तस बनी रही और प्रशासन का काम फंक्शनिंग एनार्की के तौर पर होता रहा। इसके बाद 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। आयोग के सदस्य 4 वर्षों तक ऐश मौज करते रहे। वर्ष 1970 में अंतिम रिपोर्ट की खानापूर्ति कर दी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके लगभग 30 वर्ष बाद 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसमें भी दबे जुबान से विशेषज्ञों को प्रशासनिक महकमे में शामिल करने की बात कही गई। ऐसा माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का पहला स्पष्ट प्रस्ताव 2005 में आया था, लेकिन तब भी आईएएस लॉबी के षड्यंत्र के कारण इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2010 में दूसरे प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में समस्याएं आने पर सरकार ने इससे हाथ खींच लिया। अब 2024 में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो राजनीतिक दलों से इसका विरोध कराया गया। यहाँ तक कि एनडीए में शामिल कुछ पार्टियों ने भी इसका विरोध कर दिया। मामला लटक गया है, लेकिन मामला लटका नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार में शामिल सैकड़ों काले अंग्रेजों के रात की नींद हराम होने वाली है। अंग्रेजों के काले शासन को स्वाधीन भारत में चलाने वाले भ्रष्ट आईएएस लॉबी के दिन अब लगने वाले हैं। आज बस इतना ही। फिर हम ऐसे ही मुद्दों पर अपने शोध परक जानकारियों के साथ आपके समक्ष आएंगे और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।